हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मौर्य प्रशासन, मौर्यकालीन कला और संस्कृति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोग मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान। इन राजाओं के कार्यों और सीमा क्षेत्रों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोगों को संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में अध्ययन करना है, साथ ही साथ मौर्यकालीन संस्कृति जिसके अंतर्गत कला, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि का अध्ययन हम लोग करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि यह परीक्षोपयोगी सामग्री से भरपूर होगा और आपकी जानकारी के वृद्धि में तो सहायक होगा ही, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा, जिससे आप पीटी हो या मेंस उनके लिए मुख्य अवधारणाओं को समझ सकेंगे, साथ ही कुछ तथ्यों को भी याद रख सकेंगे, जिससे आपको आगे के परीक्षाओं में काफ़ी सहूलियत होगी। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू। मौर्य काल में प्रशासन यानी मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं वे हैं अशोक के अभिलेख, ये सबसे ज्यादा प्रामाणिक जानकारी देंगे। चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र, हम जानते हैं कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम से किताब लिखी थी जो तत्कालीन समाज के साथ ही साथ मौर्यकालीन राज व्यवस्था पर भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शैल्यूकस निकेटर का भेजा हुआ राजदूत मेगस्थनीज रहा करते थे। मेगस्थनीज ने जो कुछ भी देखा सुना उसे एक किताब की शक्ल दे दी और उस किताब का नाम था इंडिका। तो वह भी मौर्यकालीन राज व्यवस्था, कला, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था को समझने की एक अच्छी स्रोत है। मेगस्थनीज इंडिका, इन स्रोतों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में पैतृक निरंकुशता वाला राजतंत्र था। पैतृक मीन्स पिता के तुल्य, और निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, और राजा ही प्रधान होता था, यानी न्याय का भी और राज व्यवस्था का भी सर्वोच्च पद राजा के पास होता था। तो इस तरह से मौर्यों के अंतर्गत भारत की व्यवस्था राजतंत्रीय थी और वह पैतृक निरंकुशतावाद का अनुसरण करते थे। मतलब निरंकुश तो होते ही थे, लेकिन अशोक के अभिलेखों में बताया गया है कि पूरी प्रजा मेरे पुत्रों के समान है। तो समझ सकते हैं कि इस तरह से पैतृक निरंकुशतावाद का अनुसरण किया जाता था। लेकिन राजा के दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं किया जाता था। क्या राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं था। शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्र तो था, इसमें कोई शक नहीं है, वह पैतृक निरंकुशता वाली राजतंत्र था। हम जानते हैं कि इस वंश में 3 ही महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। अशोक के बाद मौर्य काल लगभग 50 वर्षों तक ही चल पाया। उसके बाद सत्ता पुष्यमित्र सुंग के हाथों में आ गई। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते थे।
यानी 7 अंगों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता था। उसमें कौन कौन थे? राजा। राजा नहीं होगा तो राज्य क्या होगा फिर? राजा को सहयोग करने वाले अमात्यों का दल। उसके बाद जनपद, कई जनपदों से मिलकर के राज्य बनता था। राज्य की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए बने हुए दुर्ग, राज्य के दीर्घजीवी होने के लिए कोष, सेना और साथ ही साथ मित्र। इस तरह से अर्थशास्त्र ने शतांक के सिद्धांत को बताया है। यानी राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। यह राज्य के 7 अंग होते थे। सम्राट को हेल्प करने के लिए मंत्रिणा की व्यवस्था होती थी। मंत्रिणा एक तरह की आधुनिक कैबिनेट की तरह था। जिस तरह से आजकल लोकतांत्रिक देशों में कैबिनेट की व्यवस्था होती है और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, इसी तरह से सम्राट को सहयोग करने के लिए युवराज, जो कि अक्सर राज परिवार से ही होते थे, प्रधानमंत्री जैसे कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, सेनापति, यह भी मंत्रणा के एक अंग होते थे। संनिधात्री, या समझ सकते हैं कि अर्थमंत्री की तरह, ये भी मंत्रणा के सदस्य होते थे। यानी कुल 3 या 4 मंत्रियों को मिला करके मंत्रणा होती थी। और मंत्रणा का काम होता था अत्यायिक स्थितियों में, मतलब आपातकालीन स्थितियों में बैठकें करना और तय की गई नीतियों पर सम्राट को सलाह देना। पहले ही सम्राट निरंकुश होता था, क्योंकि सलाह को मानने के लिए मजबूर नहीं था, लेकिन अक्सर सम्राट इनसे सहयोग लेता था। इसके अलावा एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। मंत्री परिषद में कई अन्य मंत्री शामिल होते थे। मंत्री परिषद के अंतर्गत कई विभाग होते थे और विभागों को तीर्थ बोला जाता था। और मौर्य काल में 18 तीर्थ प्रसिद्ध थे। कुछ प्रमुख तीर्थों के नाम इस तरह से हैं। मंत्री अथवा प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्माधिकारी या पुरोहित भी होते थे। यानी प्रधानमंत्री एक तरह से पुरोहित की तरह की भूमिका भी निभाते थे। समाहर्ता एक तरह का राजस्व मंत्री, करों को वसूल करने का उत्तरदायित्व रखता था। सन्निधात्री एक तरह का कोषाध्यक्ष, जो राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखता था। नायक या सेनापति, जो सेना को सैन्य नेतृत्व दिया करता था। प्रतिष्ठा या फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश हुआ करता था। यानी फौजदारी मामलों में डिसीजन लेने का काम करता था प्रतिष्ठा। व्यवहारिक या दीवानी मामलों का न्यायाधीश हुआ करता था। यानी धन संपत्ति से संबंधित न्यायालयों के लिए व्यवहारिक मामलों को देखता था। दंडपाल एक तरह से सैन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने वाला पदाधिकारी हुआ करता था। अंतपाल सीमा के अंत पर जो दुर्ग थे उनकी सुरक्षा का जिम्मेवार अंतपाल हुआ करता था। यानी अंतपाल सीमा पर स्थित दुर्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हुआ करता था। क्रमांतिक एक तरह का उद्योग और वाणिज्य मंत्री का काम करता था। दुर्गपाल देश के अंदर के हिस्सों में जो दुर्ग थे उनकी सुरक्षा का जिम्मा इसके जिम्मे था। नागरिक या नागरिक सुविधाओं की देखभाल किया करता था। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेवार था। दौवारिक राजमहलों का उत्तरदायित्व संभालता था। आंतरवसिक निजी अंगरक्षक सेना का हेड हुआ करता था। वहीं पर आर्मिक वन विभाग का प्रमुख हुआ करता था। इसके अलावा युवराज को देख ही चुके, राजा का मुख्य सलाहकार भी हुआ करता था। और कभी कभी युवराजों को किसी प्रदेश का
अर्थशास्त्र में 26 विभागों के अध्यक्ष का नाम गिनाया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं और उनके नाम को हम लोग देख सकते हैं। जैसे सीताध्यक्ष, यह कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सीताध्यक्ष किस विभाग का? कृषि विभाग का। ध्यान रखिएगा, इस तरह से संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, जहां मेल करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। एक तरफ 4-5 विभागों के नाम होते हैं, दूसरी तरफ उनका काम होता है और उन्हें मिलान करना होता है। या कभी कभार विभाग मौर्य काल के, तो कभी कुछ विभाग मुगल काल के। ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल से संबंधित ये विभाग हैं और उनका काम क्या है, इस पर भी काफी ध्यान रखिएगा। गणिकाध्यक्ष एक तरह से वेश्याओं का निरीक्षक हुआ करता था। हम लोगों को अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य को जहां भी संभावना बनती थी कि यहाँ से टैक्स आ सकता है, यहाँ से शुल्क वसूले जा सकते हैं, तो उनसे संबंधित विभाग जरूर गठित होते थे और वहां से शुल्क वसूली का जुगाड़ जरूर किया जाता था, जिससे भारी भरकम सैन्य ताकत को बरकरार रखा जा सके और भारी भरकम प्रशासन को सुचारू रूप दिया जा सके। इसलिए वेश्याओं का भी निरीक्षक नियुक्त हुआ करता था और वह गणिकाध्यक्ष कहलाता था। पन्याध्यक्ष एक तरह से वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। लौनाध्यक्ष या टकसाल का अध्यक्ष होता था, यानी राज्य की मौद्रिक नीति को तय करने का जिम्मा लौनाध्यक्ष के जिम्मे होता था या टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता था। शुल्काध्यक्ष या सीमा शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। सीमाओं से सामानों की आवाजाही पर जो शुल्क लगा करते थे, उसके लिए शुल्काध्यक्ष जिम्मेवार हुआ करता था। नवाध्यक्ष या जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष था। मौर्यकालीन जहाजरानी विकसित हो चुकी थी और जहाज निर्माण एक प्रमुख व्यवसाय होते जा रहा था, इसलिए जहाजरानी विभाग के गठन की जरूरत पड़ी थी और उसका अध्यक्ष नवाध्यक्ष कहलाता था। वहीं पर खान विभाग का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष कहलाता था, यानी अकाराध्यक्ष के जिम्मे खान विभाग हुआ करता था। विविताध्यक्ष यह चारागाहों की सुरक्षा और प्रबंध करने का जिम्मेवार होता था, यानी कहाँ चारागाह हैं, नहीं है, उनमें कौन सी सुविधाएं चाहिए, नए चारागाह बनाने चाहिए, इसकी देखभाल और जिम्मेवारी संभालता था विविताध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष विभिन्न व्यवसायों के विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। शूनाध्यक्ष अवध्य पशुओं की रक्षा और देखभाल का जिम्मा संभालता था। वहीं पर बद्ध पशुओं को नियम कानून के अंतर्गत मारा जा रहा है या नहीं, उसकी देखभाल शूनाध्यक्ष की जिम्मे होती थी। कुछ और विभाग हैं, जैसे गोअध्यक्ष, नाम से समझ सकते हैं, गायों की देखभाल से संबंधित जो विभाग था उसका अध्यक्ष गोअध्यक्ष कहलाता था। वहीं पर अश्वाध्यक्ष घोड़े की सुरक्षा और देखभाल, हस्त्याध्यक्ष हाथियों की सुरक्षा और देखभाल से संबंधित विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। मंत्रियों की नियुक्ति यूं ही नहीं कर दी जाती थी, बल्कि मंत्रियों का चारित्रिक परीक्षण ढंग से किया जाता था और उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति होती थी। मंत्रियों की चारित्रिक जांच के लिए जो व्यवस्था होती थी उसे उपधा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? उपधा परीक्षण। यानी उपधा परीक्षण के अंतर्गत मंत्रियों की चारित्रिक जांच की जाती थी। इतने विशाल केंद्रीकृत शासन को चलाने के लिए राज्य में पर्याप्त रूप से गुप्तचरों की व्यवस्था होती थी। इसका जिक्र अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि गुप्तचरों की व्यापक व्यवस्था हुआ करती थी और गुप्तचर दो तरह के हुआ करते थे। एक ही जगह पर टिक करके अपना काम करने वाले, जिनको संस्था के नाम से जाना जाता था। वहीं पर दूसरे तरह के गुप्तचर संचारी कहलाते थे, जो घूम घूम करके, यानी साम्राज्य के कई भागों में घूम घूम करके और वह सूचनाओं को एकत्र करते थे और उसकी जानकारी विभाग को देते थे और हर सूचना से राजा वाकिफ हुआ करता था। कभी कभी वेश्याओं को भी गुप्तचरों के रूप में नियुक्ति की जाती थी, जिनसे भिन्न भिन्न तरह की सूचनाएं मिलती रहती थी। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा जाता था। अशोक के समय में 5 प्रमुख प्रांत थे, जिनकी चर्चा अशोक के अभिलेखों में है। उदिच या उत्तरापथ भी जिसे बोला जाता है, उसकी राजधानी तक्षशिला में हुआ करती थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी में थी। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। कलिंग, जिसे अशोक ने अपने साम्राज्य में मिलाया था और उसकी राजधानी तोसली थी। प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। इस तरह से ये 5 प्रांत थे और प्रांतों के प्रशासन का जिम्मा राजकुमारों के जिम्मे होता था, जिन्हें जुराज बोला जाता था या उपराजा बोला जाता था। वहीं पर प्रांत कई मंडलों में बटे होते थे, यानी
कह सकते हैं कि आज के आधुनिक कमिश्नरों की तरफ मंडल हुआ करते थे और मंडलों के प्रमुख को प्रतिष्ठा बोला जाता था। मंडल कई विषय या आहार में बटे हुए होते थे और विषय का प्रमुख विषयपति कहलाता था। विषय गांवों के समूह में बटा हुआ होता था। 800 गांवों के समूह को स्थानीय बोला जाता था। वहीं पर 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख बोला जाता था। 200 गांवों के समूह को खरवाटी बोला जाता था। 10 गांवों के समूह को संग्रहण बोला जाता था और एक गांव ग्राम कहलाता था, और यानी गांव का प्रधान ग्रामणी या ग्रामिक कहलाता था। इस तरह से प्रशासन की सुचारू व्यवस्था थी और कह सकते हैं कि मौर्य काल में भारी भरकम रूप से प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें कई तरह के विभाग और विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि कुछ प्रांतों में स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन करने की व्यवस्था थी, यानी स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को भी तवज्जो दिया जाता था। इतना बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य था तो उसमें विवाद तो होते ही रहते थे। विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालयों की व्यवस्था होती थी। न्यायालय दो तरह के हुआ करते थे, एक धर्मस्थीय जो एक तरह से सिविल कोर्ट था, दीवानी न्यायालय था जिसका प्रमुख प्रतिष्ठा हुआ करता था। वहीं पर दूसरी तरह का न्यायालय फौजदारी न्यायालय हुआ करता था जिसको कंटक शोधन बोला जाता था और इसका प्रमुख व्यवहारिक कहलाता था। वहीं पर देखिएगा कि नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र बोला जाता था और जनपद न्यायाधीश को रज्जुक बोला जाता था। हम लोगों को अशोक के तीसरे शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। वहीं पर 12वें शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने धम्म महामात्र, अस्त्राध्यक्ष महामात्र और ब्रजभूमिक महामात्र की नियुक्ति कर रखी थी। धम्म महामात्र का कार्य था कि अपने दिए गए क्षेत्र में घूम घूम करके नीतियों की प्रचार करना और यह देखना कि लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। वहीं पर अस्त्राध्यक्ष महामात्र की नियुक्ति अंतःपुर की महिलाओं की देखभाल के लिए हुआ करता था। ब्रज मतलब गोचर भूमि, जहाँ गाय चराई जाती थी, वहां बसने वाले गोपों की सुरक्षा और देखभाल के लिए ब्रजभूमिक महामात्र की नियुक्ति की गई थी। इस तरह से युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, धम्म महामात्र, अस्त्राध्यक्ष महामात्र और ब्रजभूमिक महामात्र की नियुक्तियां अशोक के द्वारा की गई थी, यानी इन अधिकारियों की नियुक्ति अशोक ने करवा रखी थी। अब बात मौर्य काल में आर्थिक दशा की कर ली जाए। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों का ही जिक्र करेंगे जो परीक्षोपयोगी हैं। परीक्षा के लिहाज से जो बहुत ही कम महत्वपूर्ण है उन बातों को छोड़ दिया जाए। मौर्य काल में 3 बातें काफी उल्लेखनीय थी। एक तो तकनीक का तेज गति से विकास हो रहा था, यह मौर्य काल की एक खासियत थी। वहीं मौर्य काल में मुद्रा का चलन बढ़ रहा था जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था काफी सुधर रही थी। वहीं पर नगरीय केंद्रों का तीव्र गति से विकास हो रहा था और यह तभी हो सकती थी जब आर्थिक अवस्था समुन्नत हो। और कुछ प्रमुख बातें थी, जैसे मौर्य काल में मार्ग निर्माण करने वाले अधिकारी को एग्रोनोमोई के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाता था? एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई का काम क्या होता था? तो मार्ग निर्माण कराना। व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, उद्योग की दशा मौर्य काल में काफी उन्नत थी। आप देख सकते हैं कि देशी वस्तु पर 4% और आयातित वस्तु पर 10% का बिक्री कर लगता था। उस समय 3 काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करते थे। एक पूर्वी तट पर जो बंगाल में था वह ताम्रलिप्ति, यह प्रमुख बंदरगाह था पूर्वी तट का। वहीं पर पश्चिमी तट के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, एक गुजरात में भड़ौच और दूसरा महाराष्ट्र में सुपारा। इन बंदरगाहों से विदेशी व्यापार की व्यवस्था होती थी। हम देख चुके हैं कि मुद्रा का चलन बढ़ा था और मुद्रा के रूप में कारसापन, जो चांदी का सिक्का हुआ करता था या कुछ बड़े मूल्य का होता था, वहीं पर पन जो होता था वह चांदी का छोटा सिक्का था। मासक तांबे का सिक्का था। काकनी तांबे के छोटे सिक्के को बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, कारसापन चांदी का सिक्का, पन चांदी का छोटा वाला सिक्का, मासक तांबे का सिक्का, काकनी तांबे का छोटा वाला सिक्का,
और चांदी के जो आहत मुद्राएं होती थी पंचमार्क, उन मुद्राओं पर मयूर का, पर्वत का, अर्धचंद्र का या वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष, ये सब अंकित किया गया था। ग्रुनवेडेल ने बताया है कि मौर्यों का वंशीय चिन्ह मयूर था और लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ से मयूर का चित्र मिला हुआ है। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभाजित पाया। उसने जो देखा वह लिख दिया, उसे भारतीय जाति समझ रखने का भ्रम पाल रखा था। लेकिन भारतीय जातियां इस तरह से नहीं थी, वह भारतीय जाति व्यवस्था को नहीं समझ पाया था। मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्ग यह थे: दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद या शासक वर्ग। ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार 7 जातियां या 7 वर्गों का वर्णन इंडिका में किया गया था: दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद या शासक वर्ग। लेकिन मेगास्थनीज भारतीय जाति प्रथा को नहीं समझ पाया। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में किसी भी तरह की दास प्रथा नहीं थी। दरअसल ऐसा लिखने का कारण था कि भारत में दास प्रथा तो थी, लेकिन यूरोपियन दासों की तरह भारतीय दासों की दशा नहीं थी। इसलिए मेगास्थनीज इस तरह का भेद नहीं कर पाया और वह लिखने के लिए मजबूर हो गया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। जबकि चाणक्य ने 9 तरह के दासों का उल्लेख किया है। चाणक्य के अनुसार 9 प्रकार के दास थे। वहीं पर स्ट्रैबो कहते हैं कि भारतीय लोग दास नहीं रखते थे, बल्कि दास नहीं रखने की वजह से उन्हें अधिक बच्चों की आवश्यकता होती थी। यह स्ट्रैबो का कथन है कि भारतीय दास नहीं रखते थे, जिससे उन्हें अधिक बच्चों की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यूरोपियन दासों की तरह भारतीय दास की व्यवस्था नहीं, जिसकी वजह से इन लेखकों को भारत में दास दिखाई नहीं। और मौर्य काल की एक और खासियत थी कि उस समय दासों को कृषि कार्य में लगाया गया था। यानी दास जो थे वह कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए जिम्मेवार थे। मेगास्थनीज ने कहा है कि बंधुआ मजदूरी या बिगार की प्रथा बहुत ही सीमित थी, ना के बराबर थी भारत में। वहीं पर समाज में स्त्रियों की दशा, चाणक्य के अनुसार 8 तरह के विवाह हुआ करते थे। वहीं पर कई लेखों से पता चलता है कि भारत में मौर्य काल में सती प्रथा नहीं थी, जबकि कुछ यूरोपियन लेखकों ने पश्चिमी प्रांतों और पंजाब में सैनिकों के परिवारों में सती प्रथा का उल्लेख किया है। अन्यतया बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। वहीं पर अर्थशास्त्र में गणिकाओं का उल्लेख है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, हम लोग मौर्य काल में विकसित कलाओं का जिक्र कर लें, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। मौर्यकालीन कला को हम लोग 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक राज के अंतर्गत कला जो थी वह राजकीय कला या राजकला, उसके अंतर्गत बहुत सारे महल, प्राचीर या नगरों की स्थापना, जैसे अशोक के स्तंभ, गुहा, स्तूप निर्माण, ये सब थे। वहीं पर लोक कला के अंतर्गत जो जैसे यक्षी की प्रतिमा, वहीं पर दीदारगंज से जो प्राप्त हुई है यक्षिणी की प्रतिमा, वो सब लोक कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। राजकीय कला के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि महल, हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लकड़ी से बना हुआ जो राजप्रसाद था वह काफी प्रसिद्ध था। उसके बारे में मेगास्थनीज ने खास तौर पर लिखा है। 4 दीवारी यानी प्राचीर भी लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें 64 फाटक थे और 570 बुर्ज थे। पटना के कुम्हरार से मौर्यकालीन राजप्रसाद का पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ है और लकड़ी के जले हुए अंश प्राप्त हुए हैं या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर के राजप्रसाद में कई महलें थी। एक तो सभा भवन था जो 80 स्तंभों पर टिका हुआ था, संभवतः उसकी छत लकड़ी की थी और काफी नक्काशीदार थी। वहीं पर एक महल पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ था और मेगास्थनीज ने लिखा है कि वह सूचना और एक बेतना के नगरों की तुलना में कहीं अधिक अच्छा था। इस तरह से राजप्रसाद के निर्माण की कला मौर्यकालीन कला के बेहतरीन उदाहरण है। वहीं अशोक कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना कराया और नेपाल में ललित
पाटन नामक नगर की स्थापना करवाया। अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्तंभ दो तरह के हुआ करते थे, एक पर अभिलेख खुदे होते थे और कुछ स्तंभ ऐसे थे जिन पर कोई अभिलेख नहीं था। और इस तरह के लगभग 15 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख स्तंभों को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए यहाँ अलग से करने की जरूरत नहीं है। स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे, जो एकात्मक होते थे और उसके 3 प्रमुख भाग हुआ करते थे। एक भाग यष्टि कहलाता था, जो एक ही पत्थर से बना हुआ था। यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल या घंटी की आकृति होती थी और उसके ऊपर एक फलक होता था। फलक के ऊपर पशु मूर्तियां हुआ करती थी, जो काफी सुडौल और सुंदर दिखती थी। सांची और सारनाथ के स्तंभों से शीर्ष पर 4 सिंहों का चित्रण प्राप्त हुआ है। 3 सिंह तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चौथा सिंह की तस्वीर नहीं आ पाती है। हम जानते हैं कि अशोक ने गुहा स्थापत्य कला की शुरुआत कराई थी। गुहा मीन्स गुफा से है, और बिहार के बराबर की पहाड़ियों में, जो जहानाबाद जिले में पड़ता है, इसने 3 गुफाओं का निर्माण करा रखा था। एक अपने शासन के 12वें वर्ष में, जिनमें एक कर्ण चौपड़ और दूसरा विश्व झोपड़ी था, जो उसके शासन के 12वें वर्ष में निर्मित हुआ था, जिसको अशोक ने आजीविकों को दान दे रखा था। वहीं पर अपने शासन के 19वें वर्ष में सुदामा नामक गुफा का निर्माण कराया था, उसे भी आजीविकों को दान दे रखा था। इस तरह से अशोक बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं को आजीविकों के लिए दान दिया था। और बराबर की ही पहाड़ी में उसके पुत्र दशरथ ने भी गुफा निर्माण कराया था, जो लोमस ऋषि की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। लोमस ऋषि की गुफा ही काफी सुंदर है, उसकी स्थापत्य कला भी और उसमें जो चित्रात्मक कलाकृतियां हैं वो भी काफी सुंदर दिखती हैं। उसके बाहरी दीवारों पर हाथी का अंकन हुआ है। बराबर की पहाड़ियों से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुनी पहाड़ियां हैं। वहां पर दशरथ ने आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करा रखा था, जिनमें गोपिका गुफा काफी प्रसिद्ध है। तो इन गुफाओं की स्थापत्य कला से देखा जा सकता है कि अशोक और दशरथ ने किस तरह से गुफा निर्माण में अपनी रुचि दिखाई थी। अशोक को लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माता समझा जाता है। भले ही उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण नहीं कराया हो, लेकिन बहुत सारे स्तूपों का वह निर्माण करता था। उसके द्वारा बनवाए गए स्तूपों में से कुछ मुख्य हैं: कांसी का स्तूप, बरहुत का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, तक्षशिला का स्तूप। अशोक के समय के स्तूप ईंटों से बने हुए हैं। स्तूप का पाली भाषा में नाम थूहा हुआ करता था। यह एक चबूतरे पर खड़ा हुआ होता था, जो कि लगभग हेमिस्फेरिकल हुआ करता था, मतलब अर्धगोलाकार, अर्धगोले की आकृति हुआ करती थी, और जो कि एक चबूतरे पर, ऊंचे चबूतरे पर स्थित हुआ करता था। और इसके ऊपर में लगभग समतल आकृति होती थी, जिसे हर्मिका बोला जाता था। इसमें धातु अवशेष के लिए बक्सा रखा हुआ होता था, और बक्से के अंदर में धातु स्तूप रखा जाता था। हर्मिका के ऊपर एक यष्टि यानी पिलर की आकृति जैसी होती थी, और उसमें त्रिशूल जैसी संरचना होती थी, जिसे छत्र बोला जाता था, और स्तूप को 3 लोगों का प्रतीक समझा जाता था। इसके अलावा स्तूप की परिक्रमा करने के लिए रास्ता बना हुआ करता था, जिसकी 4 दीवारी को वेदिका बोलते थे। और बाद के काल में वेदिका में चतुर्दिक द्वार हुआ करते थे, जिसे तोरण द्वार कहा जाता था, यानी चारों दिशाओं से प्रदक्षिणा पथ में घुसने के लिए दरवाजे हुआ करते थे, जो तोरण द्वार कहलाते थे। वहीं पर लोक कला के अंतर्गत यक्ष और यक्षी की प्रतिमा बनती थी, जो बौद्ध काल में काफी प्रचलित हो चुकी थी। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या तत्कालीन ब्राह्मण धर्म हो, उनमें यक्ष और यक्षी की पूजा करने का लोक प्रचलन था, इसलिए इनकी प्रतिमाएं भी बनती थी। पटना के पास से दीदारगंज से जो यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, वह अत्यंत ही सुंदर है और मौर्यकालीन कला का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अभी उस प्रतिमा को देखा जा सकता है, जो पटना के संग्रहालय में रखा गया है, और विश्व के मूर्ति कला में उस यक्षिणी का एक स्थान है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि ये भी मेरे चैनल से जुड़ सके। धन्यवाद।